Very good morning, students. So, in the chapter biotechnology, in previous lecture, we have discussed about how the foreign DNA induced into the vector, and then after cloning or after replication, it transform into the host cell and observe the expression. So, this is again I am repeated the diagrammatic representation of rDNA technology. The steps are there: selection of foreign DNA, selection of vector, the foreign DNA inserted into vector DNA with the help of enzyme ligases. यहाँ जो fragments बनेंगे they are by restriction endonucleases, कि वो enzymes जो DNA fragments को स्टैंड के अंदर से कट करते हैं. नेक्स्ट क्या होगा कि लाइगेज बाइंड कर देगा फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ, एंड देन दिस वेक्टर जो प्लाज्मिड जो है वो उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे होस्ट सेल के अंदर, दैट इज इकोलाई. अब वो इकोलाई के डीएनए के साथ रेप्लिकेट करेंगे एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द जनरेशंस. तो दिस इज द शॉर्ट व्यू ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी. नाउ वी आर गोइंग थ्रू द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, कि हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैसे सेपरेट करेंगे और कैसे उनको आइसोलेट करते हैं, कि यहाँ जो ये फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इनका कैसे आइसोलेशन किया जाता है. एक्शन ऑफ आरई, कि जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं उनका रिजल्ट क्या होगा, दे कट द डीएनए स्ट्रैंड ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेटली बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. हम अब इन सेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की हेल्प से सेपरेट आउट करेंगे. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली क्या होता है, ये एक, अगर हम बात करें एपरेटस की, तो ये कांच की स्लैब लाइक एपरेटस होता है, डिवाइस होता है जिसके अंदर जेल फिल होती है, एग्रोज जेल. उसको दो पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इलेक्ट्रिक करंट के साथ उसको जोड़ा जाता है अकॉर्डिंग टू द आयोनिक कंसंट्रेशन और आयोनिक प्रॉपर्टी, कि जो मॉलिक्यूल या जो सब्सटेंस हम सेपरेट करना चाहते हैं उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और उस जेल के थ्रू वो उसमें ट्रैवल करेंगे. So we know DNA having a negative structure, negative charge due to phosphate. phosphate जो है उसकी वजह से DNA के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. अब हम DNA फ्रेगमेंट्स को कैसे कट करेंगे. देखो, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं. ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स बनाएंगे DNA के, उनका साइज सभी का इक्वल नहीं होता. अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग बेस पेयर्स के साथ वर्क करते हैं, सेगमेंट्स में साइज में डिफरेंट हो सकता है. तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड टू द मीडियम. मीडियम एगरोज जेल होती है. अब देखो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इट स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द एनोड. वो एनोड की तरफ यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो मूव करना स्टार्ट कर देती है. जो मीडियम हम यूज करेंगे दैट इज एगरोज जेल, जो एक नेचुरल पॉलीमर है जिसको सीविड से हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, आइसोलेट करते हैं. अब मीडियम जो है, देखो ये एक जेल लाइक सब्सटेंस है, इसके अंदर सीव लाइक अपीयरेंस, जाली होती है ना, उसी तरह से इसमें गड्ढे होते हैं, वाल्स होते हैं. एंड वो जो गड्ढे हैं उसके अंदर या जो वाल्स हैं वो एक साइज के नहीं होते हैं, वो अलग अलग साइज के होते हैं. सो मीडियम क्या करेगा, एक्ट एज सीव एंड सेपरेट्स डीएनए अकॉर्डिंग टू देयर साइज. अब देखो वो एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, जो डीएनए जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, फ्रेगमेंट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. अब देखो मूव करने का जो है वो फिनोमिना इसमें ये क्या होगा कि हायर साइज, जितना बड़ा साइज होगा उसकी अट्रैक्शन रेट या मूवमेंट जो है उतनी ही स्लो हो जाएगी. जितने ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो उतने ही फास्टली मूव करेंगे. सो क्या होगा, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स फर्दर, कि
कि जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे या छोटे फ्रेगमेंट होंगे वो सबसे आगे मिलेंगे। अब उस डीएनए को सेपरेट आउट किया जाएगा, अलग कर लेंगे, हम जेल को कट कर लेंगे, सॉरी उस जेल को जिसके अंदर देखो अब अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग डीएनए है वो सेपरेट हो गया। अब हम उसको ट्रीटेड करेंगे इथाइडियम ब्रोमाइड के साथ, जो यूवी रेडिएशन में एक्सपोज होती है। हम नेक्ड आई से या नॉर्मल लाइट में फ्रेगमेंट्स को नहीं दे सकते। विजिबल लाइट जो होती है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को शो नहीं करती, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। और जब ब्रोमाइड इथिडियम उसके अंदर इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे तो वो फ्लोरोसेंस शो करेगी, कलर शो करती हैं, एक्सपोज टू द यूवी रेडिएशंस। और जैसे यूवी रेडिएशन आएंगी वो एक्सपोज हो जाएगा कलर, वो कलर आएगा ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए इन द जेल। इस टाइप का जो ये टाइप का अरेंजमेंट है वो इस तरह का होता है। पहला स्टेप, मिक्सचर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, कि जो मिक्सचर है डीएनए मॉलिक्यूल्स का उसमें साइज अलग अलग है, किसी में स्मॉलर साइज है, किसी में लार्ज साइज है। जैसे ही हम पावर सोर्स अप्लाई करेंगे तो वी नो इट्स नेगेटिव चार्ज, सो इट मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। और मैंने आपको अभी बताया कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू द साइज। अब जितना ज़्यादा साइज होगा, जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा उतना ही स्लो मूव करेगा। तो जितने भी लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो रह जाएंगे कैथोड की तरफ यहाँ, और जो शॉर्टर मॉलिक्यूल होंगे वो मूव कर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी टुवार्ड्स द एनोड। अब हम इन फ्रेगमेंट्स को ट्रीट करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड के साथ, जो स्टेन है जो यूवी रेडिएशंस में डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक्सपोज करता है। अब देखो यहाँ इस स्ट्रक्चर में ये देखो, ये जो कलर आ रहा है दैट इज वो फ्रेगमेंट्स का है। जितना स्मॉलर साइज उतना ही फास्टली मूव करेगा, जितना लार्जर साइज होगा उतना ही स्लो मूव करेगा। तो हम साइज के अकॉर्डिंग इनको सेपरेट आउट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब यूवी रेडिएशन से ये पता लग गया कि डीएनए का जो सेगमेंट है जेल में सिर्फ इसी पार्ट में या इस पार्ट में या इस पार्ट में प्रेजेंट है। हम इस पार्ट को कट करेंगे, हम इस जेल को कट कर लेंगे विच कंटेन्स डीएनए फ्रेगमेंट, जिसके पास क्या है डीएनए फ्रेगमेंट। और इस जेल को कट करने का जो प्रोसेस है दैट्स नोन एज इल्यूशन, that is ilution. Separation bands of DNA cut out from the agar gel and purify or extracted from gel piece is known as ilution. अब हम डीएनए फ्रेगमेंट को प्योरीफाई करेंगे और प्योरीफाई करने के बाद उन सेगमेंट्स को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज करेंगे। कैसे करेंगे, उन फ्रेगमेंट्स को वेक्टर के डीएनए के साथ मिक्स कर देंगे एंड द एंजाइम लाइगेज, जो लाइगेज एंजाइम है वो क्या करेगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ज्वाइन कर देगा, जो फ्रेगमेंट है उसको ज्वाइन करेगा वेक्टर के साथ। अब वेक्टर प्लस फॉरेन डीएनए नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस तरह से हम वेक्टर के साथ जो फॉरेन डीएनए है उसको मिक्स करते हैं और सेपरेशन हो गया बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। So now we are going discussing about the next topic of this chapter, that is cloning vectors. The vectors which carry out the segment of the DNA to the host, कि जो फॉरेन डीएनए जो डिजायर्ड जीन जो है, जो जीन हमें चाहिए हमने उसको कट किया, आइसोलेट किया, वेक्टर के अंदर मिक्स किया और फिर हम वेक्टर के साथ ऐड करने के बाद उसको कहाँ लेके जाएंगे, होस्ट के अंदर। तो होस्ट के अंदर ले जाने के लिए हम एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एक ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर्स। कि वो वेक्टर्स क्या करेंगे, उस सेगमेंट की मल्टीपल कॉपी बनाते हैं और अपने डीएनए के साथ बाइंड करके रखेंगे और फिर होस्ट के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो द क्लोनिंग वेक्टर्स ए स्मॉल पीस ऑफ डीएनए, ये क्या होता है, एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए होता है टेकन फ्रॉम ए वायरस, जो वायरल डीएनए हो सकता है
प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हो सकता है मीन्स एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। अब इसमें नेक्स्ट क्या है कि दैट कैन बी स्टेबली मेंटेन इन एन ऑर्गेनिजम्स, और वो वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टेबली मेंटेनेंस जो है उसकी वो रह सके। फर्दर अनदर टाइप्स हैं इसमें क्लोनिंग वेक्टर्स में, जैसे प्लाज्मिड हो गया, वायरस हो गया, वायरल डीएनए, बैक्टीरियोफाग डीएनए भी होता है, ट्रांसपोजोन्स होते हैं जो जंपिंग जीन्स जो होती हैं, वो एक जीन सेगमेंट होता है, वो कंप्लीट क्रोमोसोम्स में या डीएनए स्ट्रैंड में जंप कर जाता है। आर्टिफिशियल डीएनए, जो आर्टिफिशियली डीएनए प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन मोस्टली जो कॉमन यूजेबल वेक्टर्स हैं दे आर प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाग, ये दो ही हैं। द कॉमन वेक्टर्स आर प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाग। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होगा, इज ए स्मॉल पीस ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम ए वायरस और ए प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन बी स्टेबली मेंटेन्ड इन एन ऑर्गेनिजम्स into which a foreign DNA fragment can be inserted for cloning purpose। और ये ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हम फॉरेन डीएनए को ऐड कर सकें और वो रेप्लिकेट कर सके, क्लोनिंग बना सके उसकी, क्योंकि जब तक मल्टीपल कॉपी नहीं बनेगी वो होस्ट के अंदर इंड्यूस नहीं होंगी। सो अब यहाँ जब हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी डीएनए सेगमेंट को, वायरल डीएनए लाइक बैक्टीरियोफाग डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, तो इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक होती है, फीचर्स होते हैं, बाय विच वी कैन शेयर दैट इट इज ए यूजेबल क्लोनिंग वेक्टर, जिसको हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर सकें। तो दे आर नोन एज सैलिएंट फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। सो द सैलिएंट फीचर्स क्या होंगे, फर्स्ट फीचर है एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ability to replicate within bacterial cell independent of the chromosomal DNA, कि जो वेक्टर, जिस वेक्टर को हम यूज कर रहे हैं वो किसी भी बैक्टीरिया सेल के अंदर जिसके अंदर हम होस्ट उसको इंड्यूस करेंगे वहाँ वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑन क्रोमोसोमल डीएनए। जो उसका क्रोमोसोमल डीएनए है, जो मेन न्यूक्लिक एसिड्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और एबिलिटी टू रेप्लिकेट, कि जब तक वो अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो डीएनए की मल्टीपल कॉपीज नहीं बनेगी और वो आगे एज ए क्लोनिंग वेक्टर हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट फीचर क्या होगा, एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरिया सेल इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। सेकेंड स्टेप है इसमें हाई कॉपी नंबर पर सेल, कि ऐसा होना चाहिए जो फ्रेगमेंट की हायर कॉपी बना सके, कि मल्टीपल कॉपी बना सके एक सेल के अंदर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं प्लाज्मिड्स का, तो वो प्रोड्यूस करते हैं 15 to 100 कॉपीज़ पर सेल, कि एक सेल के अंदर वो जो डिजायर्ड जीन हम इंड्यूस कर रहे हैं, फ्रेगमेंट जो डीएनए का स्मॉल सेगमेंट जो है यूज कर रहे हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देगा, वो होल सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। थर्ड है एलियन डीएनए यानी फॉरेन डीएनए व्हेन इंटीग्रेटेड विद वेक्टर कैन मल्टीप्लाई इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ वेक्टर्स, कि एलियन डीएनए जब वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो कैन मल्टीप्लाई इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ वेक्टर, कि जितनी बार वेक्टर डिवाइड हो रहा है उतनी बार ही वो डीएनए सेगमेंट भी डिवाइड होना चाहिए। अगर हम सपोज करें कि मान लो 2 बार डिवीजन होता है डीएनए सेगमेंट के अंदर और वेक्टर डिवाइड कर रहा है 8 टाइम्स, तो यहाँ रिमेनिंग जो वेक्टर्स होंगे उनके पास वो डिजायर्ड जीन नहीं होगी। तो यहाँ सभी वेक्टर्स जो डिवाइड करेंगे उन सभी में ये प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ वन, वेक्टर कैन बी इंजीनियर्ड फॉर इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। और वेक्टर ऐसा भी होना चाहिए जिसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकें, जिसके साथ हम इंजीनियरिंग प्रो टेक्निक्स का यूज कर सकें, उसके साथ इजीली फॉरेन डीएनए को बाइंड कर सकें और हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कॉम्बिनेंट डीएनए है और ये नॉन कॉम्बिनेंट। तो दीज आर द सम सैलिएंट फीचर्स ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर्स।
Now we will discuss about the features required to facilitate cloning into a vector. कि some फीचर्स हैं, इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी कि क्या कौन कौन से मिनिमम रिक्वायरमेंट हैं। अगर वो फैसिलिटेट होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, तो हम कह सकते हैं दैट इज़ यूज्ड एज ए वेक्टर। सो फीचर्स आर दैट, वही सेम है, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन कि एक वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन की ओराई प्रेजेंट होनी चाहिए। ओराई का मतलब है ऐसा सेगमेंट या ऐसी पोजीशन डीएनए स्ट्रैंड की जहाँ पे रेप्लिकेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो सके। अगर उसके अंदर रेप्लिकेशन की साइट नहीं होगी तो डीएनए की कॉपी नहीं बनेगी। सिलेक्टेबल मार्कर्स कि मार्कर्स सिलेक्टेड होना चाहिए, मार्कर्स प्रेजेंट होने चाहिए। मार्कर्स क्या करते हैं कि वो इन एडिशन टू ओराई क्लोनिंग वेक्टर रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स कि हम मार्कर होते हैं स्पेशली आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो हमें सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में, सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कराती हैं। क्लोनिंग साइट्स ऐसी लोकेशंस जहाँ पर जो वेक्टर के अंदर जो एंजाइम है एंडोन्यूक्लियोजिड वो कट कर सकें और उसके साथ फॉरेन डीएनए को इंड्यूस कर सकें। नेक्स्ट है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स कि ऐसे कैरेक्टर होना चाहिए उसके अंदर कि हम वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग कि वो हम सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी जीन्स की क्लोनिंग कर सकें कि वो बैक्टीरिया या जो भी प्लाज्मिड हम ले रहे हैं या बैक्टीरियोफाग या आर्टिफिशियल डीएनए वो सभी प्लांट और एनिमल्स की जीन्स के लिए भी सूटेबल या उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल होने चाहिए। तो दीज आर द फोर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट। सो इसमें फर्स्ट हो गया अगेन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई, सीक्वेंस ऑफ डीएनए वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स कि ओराई क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होगा, कोई भी डीएनए सीक्वेंस जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। रेप्लिकेशन मीन्स फॉर्मिंग द डीएनए कॉपीज। जब कोई एलियन डीएनए लिंक करेगा वेक्टर के साथ तो वो लिंकेज ऐसी होनी चाहिए उसके अंदर कि रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल कि वो होस्ट सेल के साथ भी रेप्लिकेट कर सके। रेगुलेट एंड कंट्रोल्ड कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, एलियन डीएनए एंड टारगेट डीएनए कि ऐसा नहीं कि रेप्लिकेशन होता ही जा रहा है, बहुत सारी कॉपीज बन गई जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं, वो सिलेक्टेड होना चाहिए। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द रेप्लिकेशन होना चाहिए उस प्लाज्मिड के अंदर या उस बैक्टीरियोफाग जो भी हम वेक्टर ले रहे हैं। इफ़ मल्टीपल कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए रिक्वायर, अगर हमें मल्टीपल कॉपी रिक्वायरमेंट है देन द टारगेट डीएनए बी क्लोन इन ए वेक्टर कि तब भी क्या होना चाहिए, जो टारगेट डीएनए है उसकी भी कॉपी बननी हो चाहिए। और उसका रिजल्ट कैसे इंक्रीज होगा, हुज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई स्पोर्ट हाई नंबर, और अगर उसके अंदर ओराई प्रेजेंट है तो रेप्लिकेशन की रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, हाई नंबरिंग प्रोड्यूस होगी वहाँ। सेकंड है सिलेक्टेबल मार्कर्स या मार्कर। तो मार्कर बेसिकली यूज होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सेलेक्टिव परमिट ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं सेगमेंट्स विच आर गोइंग टू बी ट्रांसफर इन द होस्ट। अब देखो हमारे पास कोई डीएनए स्ट्रैंड है, हमें वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्म नहीं कराना है, हम सिर्फ डिजायर्ड सेगमेंट को चाहते हैं, तो वेक्टर क्या करेगा, सिर्फ उन्हीं को पहले आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से यूजेबल हैं, कौन से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और कौन से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। जो नहीं हो सकते उनको क्या करेंगे, एलिमिनेट, उनको वो रिमूव आउट कर देंगे और या उनकी ग्रोथ को डिक्रीज कर देंगे। उसका इफेक्ट ये होता है कि वेक्टर के अंदर सिर्फ वही सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स का वर्क करेगा जो ट्रांसफॉर्म होना है, जो होस्ट के अंदर हमें ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर थ्रू विच आरएनए इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरियम, होस्ट बैक्टीरियम चेंज इन फिनोटाइप। अब जो हम चाहते हैं वही ट्रांसफॉर्म होगा तो क्या होगा, वहाँ जो राइबोसोमल आरएनए है वो वर्क करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा होस्ट के अंदर एंड चेंज इन फिनोटाइप कि वहाँ फिनोटाइप के अंदर चेंज आएगा। जैसे एग्जांपल है
इकोलाई, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक होती है, उसके अगेंस्ट ये रजिस्ट करेगा। क्लोरोएम्फिनोसोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन, ये सिलेक्टेड मार्कर्स हैं विच इज़ यूज्ड और विच इज़ लैक्ड। जब मॉडिफाई करते हैं तो क्या होगा, इकोलाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन, ये हमने मॉडिफिकेशन कर दी उसके अंदर। क्लोराएम्फिनिसोल या टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन है, ये सिलेक्टेड मार्कर्स हैं जो नॉर्मल इकोलाई के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। नॉर्मल जो बैक्टीरिया का सेगमेंट डीएनए का जो सेगमेंट है, सीक्वेंस है, उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आती, लेकिन हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया फॉरेन डीएनए का तो कैरेक्टर्स आ गए, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन, क्लोराएम्फिनिसोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन, ये एंटीबॉडीज होती हैं जो इकोलाई को किल कर सकती हैं, तो उससे ये खुद को प्रिवेंट कर लेगा। तो ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमने जो जीन रेजिस्टेंस कोड बनाती है वो इकोलाई के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दी। द नेक्स्ट इज दैट क्लोनिंग साइट्स, रीजन इन द वेक्टर वेयर लाइगेशन ऑफ टारगेट डीएनए टेक प्लेस। अब देखो जो वेक्टर है, अगर वो होस्ट के अंदर हमने इम्प्लांट कर दिया, अगर वो होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ा ही नहीं तो क्या रिजल्ट होगा कि वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, कि रीजन इन द वेक्टर वेयर लाइगेशन, जो टारगेट डीएनए जो टारगेट डीएनए हमने रखा हुआ है कि जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम जीन्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके साथ ही जाके बाइंड कर सके। क्रिएटेड बाय कॉमनली, उसमें भी क्या होगा, आरई जो है, जो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोजिड हैं वो टारगेट डीएनए के सेगमेंट को कट करेंगे, स्टिकी एंड्स की डेवलपमेंट होगी, इधर वो कट करेंगे वेक्टर के डीएनए को और दोनों जाके कंबाइन हो जाएंगे विद अ वेक्टर वेयर लाइगेशन टू द एलियन डीएनए टेक प्लेस। जैसे यहाँ एग्जांपल है PBR322। अब देखो यहाँ जो ये नेम है PBR322, ये बेसिकली नेम ड्राइव हुआ है इनके जो जिन्होंने इसको सबसे पहले सिंथेसाइज किया था, जिन्होंने इसको सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया था। जैसे एग्जांपल है PBR, तो P वर्ड फॉर प्लाज्मिड, ठीक है, P वर्ड किसको डिनोट करेगा, प्लाज्मिड को। B जो है वो दो साइंटिस्ट थे, 1977 में इसको बनाया गया था, दैट इज बोलीवर एंड रोड्रिगोज। तो B से बोलीवर हो जाएगा, R से रोड्रिगोज, और 322, यहाँ जो 322 है वो स्ट्रेन नंबर है, इसका नोमेनक्लेचर ऐसे है। ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है जो इकोलाई के अंदर एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज किया जाता है। जैसे इसमें है द AMPR जीन, यानी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एंड कोड्स फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रोटीन, वो बनाएगी, प्रोटीन बनाती है। जैसे इसमें है नेक्स्ट है TET या TET-R जीन, यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोटीन बनाएगी ये जीन। तो ये स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं फॉर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजिड। जैसे इसके अब हम एग्जांपल पढ़ेंगे PBR322 का, तो उसमें हम देखेंगे मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजिड वहाँ प्रेजेंट है, जैसे BMH1, SAL1, HIND3, CLAV1, EcoR1, PU1, PU2, PEST1। तो ये स्पेसिफिक साइट्स में प्रेजेंट होंगे। अब ये प्लाज्मिड के होल डीएनए के अंदर स्पेसिफिक साइट्स के लिए इसके पास मोस्टली सभी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन वेक्टर विल कॉम्प्लिकेट जीन क्लोनिंग। कि ऐसा नहीं कि एक ही साइट हो जहाँ पे रेप्लिकेशन चलेगा या रिकॉग्निशन होगा, मल्टीपल साइट्स होनी चाहिए जहाँ पे जीन है वो क्लोनिंग कर सके। लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए, रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन 1 और 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं उनके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए ताकि वहाँ एलियन डीएनए को हम बाइंड कर सकें या फॉरेन डीएनए को हम वहाँ बाइंड कर सकें। अगर जीन्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं होगी तो कट नहीं होंगे, कट नहीं लगेगा तो स्टिकी एंड्स की डेवलपमेंट नहीं होगी, और स्टिकी एंड नहीं बनेंगे तो
जो डीएनए है वो एलियन डीएनए है वो बाइंड नहीं करेगा। इनएक्टिवेट द जीन इनेबल टू चूज ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स में से ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट कर सके इनएक्टिव जीन। और उसमें इनएक्टिवेट जीन कैसे होगा कि वो नॉन ट्रांसफॉर्म जो ट्रांसफर नहीं करने उनकी जीन को इनएक्टिवेट कर देगा, तो उनकी आगे फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। ओनली सिलेक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट और द ट्रांसफॉर्मेंट्स विल बी ग्रो आउट, सिर्फ वही ग्रो करते रहेंगे। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो प्लाज्मिड है हमारे पास PBR322, इसके अंदर वेरियस रजिस्ट्रेशन साइट्स हैं, हिन3rd, BAM-H1, ये रजिस्ट्रेशन साइट्स हैं। यहाँ पे जीन प्रेजेंट है AMPR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स, ORI मीन्स रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ देखो ये इस तरह से यूज किए जाते हैं सिलेक्टेड मार्कर्स की तरह कि इफ़ द एलियन डीएनए इज लाइगेटेड एट BAMH1, कि अगर कोई फॉरेन डीएनए जो है वो आके बाइंड हो गए यहाँ BAM के साथ, तो यहाँ क्या होगा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा है PBR322, ये अपनी इस जीन की एक्टिविटी को लॉस कर देगा। अब टेट्रासाइक्लिन के लिए इसके पास कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि वो जो एंटी रेजिस्टेंस जीन्स हैं उनको रिमूव कर सके। ट्रांसफॉर्मेंट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स प्लेटिंग बैक्टीरिया ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बैक्टीरिया ग्रो। अब इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ टेट्रासाइक्लिन लिया, तो जब टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस जीन ही नहीं है तो वो उस मीडियम में वो ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग इन एम्पिसिलिन ट्रांसफर टू टेट्रासाइक्लिन मीडियम। अब देखो वो रेजिस्टेंस जीन है टेट्रासाइक्लिन के लिए, वो रिमूव हो गई, उसको हम जब किस मीडियम में रखेंगे, जो एम्पिसिलिन वाला है उसको ट्रांसफ़र कर रही है टेट्रासाइक्लिन के अंदर। ट्रांसफॉर्मेंट्स कैन नॉट ग्रो, वहाँ ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो ही नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के साथ ग्रो नहीं कर सकता ड्यू टू जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड। जब हमने इसके अंदर फॉरेन डीएनए ऐड किया तो वहाँ पे जो साइट है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वो लॉस हो जाती है, रिमूव हो जाती है, जो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि फॉरेन डीएनए वहाँ ग्रो कर सकता है, कॉल्ड इंसर्जन। देखो यहाँ बेसिकली यहाँ इस प्रोसेस में हुआ क्या कि पहले हम एक प्लाज्मिड लेते हैं, अगर हम उसके अंदर फॉरेन डीएनए मान लो यहाँ ऐड कर रहे हैं इस पोजीशन पे BAMH1 की जगह पे, तो यहाँ ये जीन है ये लॉस्ट हो जाएगी। जीन के लॉस्ट होने का कैसे पता चलेगा, हम उसको एक मीडियम के अंदर ग्रो कराएंगे। जैसे इसमें है ट्रांसफ़र कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या पता लगेगा कि जब हम इसको एक मीडियम के अंदर रखेंगे जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है, हम उस प्लाज्मिड को यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास प्लाज्मिड सिलेक्टेड है, उसमें से हमने जैसे ही फॉरेन डीएनए ऐड किया, जो TET-R जीन है वो लॉस हो गई। अब इसको जैसे ही मीडियम के अंदर रखेंगे, देखो जब एक फॉरेन डीएनए इसके साथ जुड़ रहा है, जब ये फॉरेन डीएनए के साथ जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। अब ये क्या बन गया, rDNA। अब जैसे ही rDNA बनेगा इसमें, तो अब ये क्या करेगा, अब जिसमें वो बाइंड नहीं हुआ वहाँ TET जीन प्रेजेंट है, तो दो कंडीशन है, जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एब्सेंट एंड प्रेजेंट। जहाँ एब्सेंट है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और जिसके पास ये जीन प्रेजेंट है इसका मतलब वहाँ वेक्टर के साथ फॉरेन डीएनए बाइंड नहीं हुआ, इसलिए वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वहाँ रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं। तो जैसे हम इसको ग्रो कराएंगे तो ग्रो कराने रिजल्ट क्या होगा कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं वो एम्पिसिलिन में ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, दे ग्रो ऑन एम्पिसिलिन, क्योंकि वहाँ TET-R प्रेजेंट है तो टेट्रासाइक्लिन में तो ग्रो करेंगे नहीं,
और जैसे ये जीन रिमूव हो गई वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर सकते हैं। तो इससे क्या पता लगेगा कि जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो उस जीन के जहाँ वो रेजिस्टेंस है वहाँ ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए हम इस सिलेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उनको सेपरेट कर लेंगे जो रिकॉम्बिनेंट हैं और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं। तो ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए एक वेक्टर के अंदर। सो दीज आर द salient features. Now the next feature is vector for cloning genes in plant and animals. The next one is vector for cloning genes in plant and animals. तो हम यहाँ बैक्टीरिया और वायरसेस का यूज करते हैं जो ट्रांसफॉर्म होती हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर बाय डिलीवरिंग जीन्स। तो यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का, जो एक पैथोजन है डाइकोट्स के अंदर, जैसे सोयाबीन, टोमेटो, सनफ्लावर, कॉटन के अंदर। तो ये क्या करता है, क्रॉप्स को डैमेज करेगा बाय इंड्यूसिंग ट्यूमर सेल्स। अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस पैथोजन जो है वो डीएनए पीस जो है उसको हम बोलते हैं टीडीएनए यानी ट्यूमर डीएनए, जो होस्ट के साथ बाइंड करता है और होस्ट के अंदर ट्यूमर को ग्रो कराएगा। तो हम इस ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल टू ट्यूमर। अब ये क्या करेगा, जब ये पैथोजन किसी प्लांट के ऊपर अटैक करेगा तो अपने डीएनए सेगमेंट को मिक्स कर देगा होस्ट के साथ यानी प्लांट के साथ, और प्लांट क्या डेवलप करेंगे, ट्यूमर्स विच प्रोड्यूस केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। और वो ट्यूमर क्या करेंगे, वही केमिकल प्रोड्यूस करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट पैथोजन को है। रेट्रोवायरसेस मैंने आपको बताया, कवरिंग विद एक्स्ट्रा कोट ऑफ प्रोटीन्स, उसको बोलते हैं रेट्रोवायरस, जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, ट्रांसफॉर्म्स नॉर्मल एनिमल सेल टू कैंसरस सेल्स। अब जो रेट्रोवायरस है वो क्या करते हैं, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करके क्या किया, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरिंग जीन्स, कि ये पैथोजेंस कैसे जीन को डिलीवर करते हैं। हम इन पैथोजेंस को टूल्स ऑफ पैथोजेंस कैन बी यूज टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स, कि यूकैरियोटिक के अंदर है तो इसलिए हम इनके मेथड्स को यूज़ करके हम ह्यूमन के अंदर नए जीन्स को इंड्यूस करा सकते हैं। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हम टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, जो एग्जांपल हमने पढ़ा टीडीएनए का, उसके अंदर प्रेजेंट है। मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर्स, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मॉडिफाइड क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर। नॉन पैथोजेनिक टू प्लांट्स, लेकिन अब वो पैथोजेनिक नहीं है। हैविंग एबिलिटी टू डिलीवर जीन्स ऑफ इंटरेस्ट, अब वो क्या कर रहा है, हमारे लिए एज ए वेक्टर की तरह यूज हो रहा है, नॉन पैथोजेनिक है। रेट्रोवायरस डिसआर्म डिलीवर जीन्स ऑफ इंटरेस्ट इन एनिमल्स, जो रेट्रोवायरसेज हैं वो एनिमल्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। वेयर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज लाइगेटेड इनटू सूटेबल वेक्टर एंड ट्रांसफर इनटू सूटेबल होस्ट, कि ये क्या करते हैं, वैन जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो जीन हमें चाहिए थी वो जब सूटेबल वेक्टर के साथ जुड़ जाती है, जैसे हम जो वेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफाग, आर्टिफिशियल डीएनए, तो उनके साथ जो जुड़ जाएगी तो उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा सूटेबल होस्ट के अंदर। वो होस्ट हो सकता है बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल्स, और वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करेंगी। तो दीज आर द सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर, कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए तभी हम उसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर, किसी शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए को एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज कर सकते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द सम recombinant DNA technologies like gene gun, micro injections and the PCR techniques, the polymerase chain reaction, जिसके अंदर हम selected DNA fragments को मल्टीप्लाई कराते हैं।